नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, हमने कल चर्चा की थी एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा और उसकी कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में। हमने उसके अंदर पढ़ा था पशुपालन कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू जानवरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, वो पशुपालन कहलाता है। हमने ये पढ़ा था। हमने उसके बाद में पढ़ा था साथियों पशुधन, लाइव स्टॉक। वे पशु जिनसे हमारा आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हो या हमें उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, वो पशुधन कहलाता है। वे पशु कौन कौन से साथियों? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, जिनसे भी हमें कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा हो, वो पशुधन में आएंगे। उसके बाद में हमने पढ़े थे साथियों पेट एनिमल, मनोरंजक पशु कौन कौन से जो मनोरंजन के लिए काम में आते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कछुआ हो गया, और कुछ पक्षी भी आते हैं जो साथियों हम मनोरंजन के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमने एक टेबल देखी थी, एक सारणी देखी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था किसी पशु का जो प्रौढ़ नर होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रौढ़ मादा को क्या कहेंगे, उसके नवजात को क्या कहेंगे, उसकी जो मैथुन क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रसव क्रिया क्या कहलाएगी, या उनका ग्रुप क्या कहलाएगा। यहाँ तक हमने ये चर्चा कर ली थी। अब हम साथियों उसके आगे चर्चा करेंगे। कोई भी पशु, उसका वैज्ञानिक नाम होगा, उस वैज्ञानिक नामों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से पशु में कितने गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके पशु के मांस को क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों आज की हमारी क्लास चालू करते हैं वैज्ञानिक नामों से। गाय आप सभी ने देख रखी है, जिसके 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती है, 4 टांग होते हैं। या भाई आप में से कोई ऐसा भी है जिसने ऐसी गाय देखी जिसके 2 पैर होते हैं, 1 आंख होती है, 4 पूंछें होती है? नहीं देखी ना? बस वही बात है। गाय वही है जिसकी 2 आंखें। आपने जब छोटे बच्चे थे तब साथियों आप छुट्टी वो जो लेख लिखते थे ना गाय के बारे में, गाय के 2 आंखें होती हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 टांग होते हैं। बस उसी गायों के बारे में, उन्हीं पशुओं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं साथियों सबसे पहले गाय के बारे में। गाय के वैज्ञानिक नाम देखें साथियों, गायें 2 प्रकार की होती है, देसी और विदेशी। गाय कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की, देसी और विदेशी। देसी कौन सी है? इंडिजीनियस ब्रीड। ये कौन सी साथियों? एक्जोटिक ब्रीड। अब आपको पता चल गया इंडिजीनियस है मतलब भारत की देसी गाय है। अब आपको देखना है साथियों दोनों वैज्ञानिक नामों में एक नाम कॉमन है। कौन सा साथियों? बॉस। बॉस इसमें भी आ रहा है और बॉस विदेशी में भी आ रहा है। अब आपको बॉस देख रहे हो तो बॉस इंडिकस। देसी गाय कहाँ की साथियों? इंडिया की है। जो हमारे भारत में गाय पाई जाती है, जैसे राठी हो गई, थारपारकर हो गई, कांकरेज हो गई, हरियाणवी हो गई, साहिवाल हो गई, मेवाती हो गई, मालवी हो गई, नागौरी हो गई, कंगायम हो गई, वेचूर हो गई। ये जो हमारी गायें साथियों वो देसी नस्ल की गायें हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या साथियों? बॉस इंडिकस है। अगर हम विदेशी गायों के वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों, जो विदेशी नस्लें हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? बॉस टासस या टॉरस। बॉस टॉरस या क्या साथियों? टासस। ये भी भाई आपको याद रखना है, बॉस टॉरस या टासस, ये विदेशी गाय। अब विदेशी गायें होती कौन कौन सी हैं? जैसे हो गई जर्सी हो गई। सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले साथियों गाय होलिस्टीन फ्रीजियन हो गई। ऐसी गायें जो साथियों विदेशों में होती, इनका दूध उत्पादन तो सर्वाधिक होता है, लेकिन जो दूध के अंदर न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं साथियों, वो देसी गायों में कहते हैं अच्छे होते हैं, ये माना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे साथियों भैंस के वैज्ञानिक नाम की। तो कुछ नहीं है, एकदम साधारण सा वैज्ञानिक नाम है, बोवेलस बुबेलस। बोवेलस बुबेलस, ये आसानी से नाम याद होगा। ऐसा ही वैज्ञानिक नाम है भैंस का जिसके दोनों नाम लगभग समान है। आप इससे पकड़ सकते हो, बुवेलस बुबेलिस। ठीक है।
उसके आगे हम चर्चा करते हैं साथियों भेड़ के बारे में। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या? ओविस एरिस। अब भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, सबको पता है क्या प्राप्त होती है साथियों? ऊन प्राप्त होती है, मांस होता है। लेकिन दूध उत्पादन के लिए सबसे कम, इसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, लेकिन दूध उत्पादन के लिए लोग सबसे कम पालते हैं। इनका दूध उत्पादन अधिक नहीं होता है, जिस कारण इनको नहीं पाला जाता दूध उत्पादन के लिए, लेकिन ऊन और मांस उत्पादन के लिए इनको भी पाला जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो भैंस, बुवेलिस बुवेलिस, भैंस की एक ऐसी प्रजाति है साथ, ऐसी नस्ल है जिसके अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कौन सी नस्ल है साथियों? भैंस की जो बदावरी नस्ल है। कौन सी? बदावरी नस्ल के अंदर लगभग 13% वसा पाई जाती है, जो सर्वाधिक होती है। किन में साथियों? भैंसों में सर्वाधिक होती है, गायों से भी ज्यादा होती है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों बकरी के वैज्ञानिक नाम की। तो कैप्रा हिरकस, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? कैप्रा हिरकस है, ये आपको भी ध्यान रखना है। उसका आगे हम चर्चा करें साथियों सुअर की। सुअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस। क्या है? सस डोमेस्टिकस। आगे देखिए मुर्गे का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। अब आपको दोनों को ध्यान रखना है, दोनों के पीछे डोमेस्टिक आ रहा है, डोमेस्टिकस आ रहा है ना, दोनों के बीच आपको देख रहे हो, लेकिन आपको पकड़ना कैसे नाम को? सुअर के आगे से शुरुआत होती है सुअर की, और से इस नाम की शुरुआत होती है सस डोमेस्टिकस। पकड़ गए? आपका वैज्ञानिक नाम 4 ऑप्शन आएंगे, आपका अपना आंसर सही होगा। एनिमल अटेंडेंट वालों के लिए कुछ कहते हैं वो 10th पास की वैकेंसी है, लेकिन बेटा उसके अंदर इतना साधारण सा काम है, नो प्रॉब्लम, आप बी पार्ट यहीं क्लियर कर लोगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए भाई। चलिए हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। सुअर में सस डोमेस्टिकस होता है, वैसे ही मुर्गे का नाम वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गा गैलों की तरह करता है, आप ऐसे सोच लीजिए, तो उसका वैज्ञानिक नाम होगा गैलस डोमेस्टिकस। उसके आगे साथियों गधे का वैज्ञानिक नाम, गधे का क्या? इक्वस एसाइनस, और घोड़े का इक्वस कैबेलस। अब आप देखिए इनके भी दो आगे वाले नाम सेम है, इक्वस इक्वस। गधे के पीछे एसाइनस आ रहा है और घोड़ा ऊंट की तरह करता है, तो उसके पीछे कैबेलस लग गया। आपको सपोज करना है, बस कैसे भी करके आपको नाम याद रहने चाहिए। 4 ऑप्शन में से आपको एक अपना आंसर याद रहना चाहिए कि भाई ये होगा, सटीक होना चाहिए आपका आंसर। तो आप पकड़िए, गधे का इक्वस एसाइनस है, घोड़े को कैसे पकड़ोगे? ऊंट के जैसे व्यवहार करेगा, आप सपोज कर लीजिए, तो क्या हो गया साथियों? इक्वस कैबेलस हो गया। उसके आगे हम चर्चा करेंगे साथियों ऊंट के वैज्ञानिक नाम की। ऊंट भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 कुबड़ और 2 कुबड़, 1 हम्प और 2 हम्प। अगर हम 1 कुबड़ ऊंट की बात करें साथियों, उसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरी या ड्रोमेडेरियस। उसका आगे साथियों 2 कुबड़ वाला ऊंट, जिसे आप क्या कहोगे साथियों? एशियन ऊंट कहते हैं। आपको पूछ ले 1 कुबड़ ऊंट को कहा जाता है साथियों अरेबियन ऊंट कहा जाता है, 2 कुबड़ ऊंट को साथियों एशियन ऊंट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 कुबड़ का क्या है साथियों? कैमलस बैक्टीरियस। अब आपको ऐसे याद रखना है, 2 कुबड़ है, कुबड़ के अंदर वसा पाई जाती है, सभी को पता है, लेकिन अब वसी उत्तक पाए जाते हैं। अब आपको देखना है 2 कुबड़ ऊंट के अंदर जो कुबड़ है उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है, तो सीधे आप पकड़ लीजिए 2 कुबड़ कैमलस बैक्टीरियंस। ठीक है, यहाँ तक चलिए। उसके आगे हम पढ़ते हैं साथियों कुत्ते का। कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस है। क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। ये भी आपको याद रखना है साथियों। उसके आगे हम चर्चा करेंगे साथियों गुणसूत्र के। किन की? गुणसूत्र के। गुणसूत्र होते क्या है? जैसे एक संतति है, उससे जो दूसरी संतति उत्पन्न होती है, पेरेंट्स से बच्चा उत्पन्न होता है, उस बच्चे के अंदर जो लैंगिक गुण या जो गुण दिखाई देते हैं साथियों, वो गुणसूत्रों के कारण होते हैं। किन कारण दिखाई देते हैं? गुणसूत्रों के कारण दिखाई देते हैं। अगर स्वर अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो स्वर का बच्चा स्वर के समान ही दिखेगा। वो किन के कारण दिखेगा साथियों? गुणसूत्रों के कारण दिखेगा, ये आपको याद रखना है। अगर भैंस है तो भैंस का बच्चा भैंस के समान दिखाई देता है, ये तो नहीं है भाई गाय के समान दिखाई देता है, नहीं देगा ना। अगर भैंस काली है तो भैंस का बच्चा भी काला दिखाई देता है कि नहीं देता है?
जैसे आप गाय के मान लो, गाय का अगर माता और पिता, गाय और सांड के बीच में समागम होता है, अगर गाय का जो बछड़ा होगा या तो वो अपने पिता के समान दिखाई देगा या अपनी माता के समान दिखाई देगा, या उनके दोनों के लक्षण साथ में दिखाई देंगे। ये आप सभी को पता है। वो किन कारण होते हैं साथियों? गुणसूत्रों के कारण होते हैं। एक संतति से दूसरी संतति के बीच में जो, एक संतति से दूसरी संतति से में जो लक्षण दिखाई देते हैं साथियों, वो किन के कारण होते हैं? गुणसूत्रों के कारण होते हैं। हम बात करें स्वर की, तो स्वर में साथियों 38 होते हैं। स्वर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 38। भैंस, अब भैंसें आगे विभाजित होते होते दो प्रकार की रह जाती है, जलीय और नदीय। जलीय या नदीय, एक होती है साथियों दलदली। एक तो हो गई जलीय या नदीय, एक हो गई साथियों दलदली। अगर हम दलदली भैंस की बात करें, उसके अंदर गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं साथियों 48, 48 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। कितने? 48। उसके आगे हम बात करें साथियों जलीय व नदीय की, तो उसके अंदर 50 गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं। कितने? 50 साथियों। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों भेड़ की, तो भेड़ में 54 गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों गाय और बकरी की, तो गाय और बकरी में दोनों में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। और बकरी का एक अन्य नाम भी है भाई, याद रखना, गरीब की गाय। तो गाय और बकरी में समान गुणसूत्र हो गए। कैसे हो गए? कि भाई बकरी और गाय, ठीक है, दोनों अलग अलग पशु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गरीब की गाय किससे कहते हैं? बकरी को। इस कारण आप ऐसे पकड़ सकते हो भाई, गाय और बकरी में समान गुणसूत्र संख्या कितने हैं साथियों? 60 है। अगर उसका आगे हम चर्चा करें, गधे में 62 है, खच्चर में 63 है और घोड़े में 64 है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, बासठ, 63 और 64। अब खच्चर, तो साथियों गधे और घोड़े के समागम से, इनके समागम से कौन सी संतति उत्पन्न होती है साथियों? खच्चर। क्या पैदा होते हैं? खच्चर पैदा होते हैं। खच्चर काम क्या आते हैं साथियों? वो बोझे ढोने के काम में आते हैं। बोझा वो शानदार ढोते हैं, कितना वजन रख दो, चले जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं खच्चर बाहर लेके। तो खच्चर उत्पन्न किससे होते हैं साथियों? गधे और घोड़े के समागम से खच्चर उत्पन्न होते हैं। गधे के अंदर 62 है, खच्चर के अंदर 63 है और घोड़े के अंदर 64 है। अब आप ये ध्यान रख लीजिए भाई, इन दोनों का समागम है, तो इन दोनों के बीच में कितने रह गए? 63। वो किसके हैं साथियों? खच्चर के हैं। ठीक है, अब ऊंट की बात करते हैं। वापिस वही विभाजन आएगा, एक कुबड़ और दो कुबड़। एक कुबड़ के अंदर कितने होंगे साथियों? 74 होंगे और दो कुबड़ के अंदर 72 होंगे। अब आप देख रहे हो साथियों कि एक कुबड़ में ज्यादा क्यों है, दो कुबड़ में कम क्यों है? कोई बात नहीं, गुणसूत्र कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए भाई, एक कुबड़ के अंदर 74 है तो आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन दो कुबड़ के अंदर 72 है, आप इसको पकड़ पा रहे हो। दो है कुबड़, तो दो यहाँ भी है, तो सीधे पकड़ लीजिए 72 है, तो एक कुबड़ अपना आप याद रह जाएगा साथियों 74 है। उसके बाद में मुर्गे और कुत्ते में कितने हैं साथियों? 78 है। कितने क्रोमोसोम नंबर है? 78 है मुर्गे और कुत्ते में। अब आपको याद कैसे रखना है? जैसे सुअर के अंदर 38 है, उसके आगे हमने चर्चा की थी भैंस की। भैंसें दो प्रकार की है, कौन कौन सी? दलदली, जलीय या नदीय। दलदली के अंदर 48 है, जलीय या नदी के अंदर साथियों 50 है। उसके आगे हमने देखा था भेड़, भेड़ के अंदर 54 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। उसके आगे गाय और बकरी, दोनों में समान क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं साथियों, 60 पाए जाते हैं। उसके आगे हमने देखा था गधा, खच्चर और घोड़ा। गधे के अंदर साथियों 62 होते हैं, खच्चर के अंदर 63 और घोड़े के अंदर 64 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। उसके आगे साथियों ऊंट, एक कुबड़ 74 और दो कुबड़ के अंदर 72 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके आगे साथियों मुर्गे और कुत्ते में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों से आगे साथियों हम चर्चा करेंगे मांस के बारे में। कोई भी पशु है, उसके मांस को हम क्या कहेंगे? सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे गाय का जो मांस है साथियों बीफ कहते हैं, लेकिन गाय के जो बछड़े का मांस है
उसे विल कहा जाता है। गाय का मांस तो सभी को याद रहता है, बीफ है, लेकिन गाय के बछड़े के मांस को विल कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गाय के बछड़े को मांस को कहते हैं, विल कहते हैं भाई। उसके आगे हम चर्चा करें, भैंस का मांस क्या कहलाता है। भैंस के मांस को बफन, फ्लेश या केरा बीफ कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? फ्लेश, बफन और केरा बीफ कहा जाता है। भेड़ का मांस साथियों मटन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क या बेकॉन कहलाता है। नमकीनी मांस होता है किसका साथियों? सुअर का मांस। सुअर का मांस कैसा होता है? नमकीनी। सफेद मांस किसका होता है साथियों? मुर्गे का मांस। यहां पर एक साथियों ने लिख लेना बकरी। बकरी का मांस क्या कहलाता है साथियों? च्यवन कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है साथियों? च्यवन, या कहीं पर लिखा होता है चिवन, दोनों याद रखना। सुअर का मांस पोर्क या बेकॉन कहलाता है। सुअर के मांस को ही हम नमकीनी मांस कहते हैं। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों मुर्गे की। मुर्गे का मांस चिकन कहलाता है, और मुर्गे का मांस को ही सफेद मांस कहते हैं। बाकी जो भी पशु है उन सभी का मांस लाल मांस होता है, लेकिन मुर्गे का मांस सफेद मांस होता है। ये भी आपको याद रखना। जो कुड़क मुर्गा है, कौन साथियों? कुड़क मुर्गा, उसके मांस को टेंडर कहते हैं। कुड़क मुर्गे के मांस को क्या कहा जाता है साथियों? टेंडर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ऊंट के मांस को हम हिलिब कहते हैं। ऊंट के मांस को क्या कहते हैं साथियों? हम हिलिब कहते हैं। वैसे ही हिरण के मांस को पेनिसन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? वेनिसन कहते हैं हिरण के मांस को। यहां तक कंप्लीट हो गया। किसके मांस को क्या कहते हैं? जैसे सबसे पहले हम शुरू करें साथियों, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के बछड़े के मांस को विल कहते हैं। भैंस के मांस को बफन, फ्लेश या केरा बीफ कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन या चिवोन कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना अलग से, साथ में ही है भाई। उसके आगे साथियों हमने बात की सुअर का मांस को पोर्क या बेकॉन कहते हैं। सुअर का मांस ही नमकीनी मांस होता है, जबकि जो मुर्गा होता है उसके मांस को चिकन कहते हैं और उसे सफ़ेद मांस कहते हैं। बाकी सभी पशुओं का मांस लाल मांस होता है, लेकिन मुर्गे का मांस सफ़ेद मांस होता है। ये भी आप याद रखना। कुड़क मुर्गे का मांस को हम टेंडर कहते हैं। उसके साथ आगे साथियों ऊँट के मांस को हम हिलिब कहते हैं, और हिरण के मांस को वेनिसन कहा जाता है। कितना शानदार है, आसानी से याद हो गया। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं साथियों गर्भकाल की। गर्भकाल होता क्या है? आप शब्द देखते हो, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए भाई। गर्भकाल होता क्या है? पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक का जो समय, जिस दिन पशु गर्भित हुआ है वो उसका पहला दिन होगा। जिस दिन पशु ने अपना बच्चा दिया है या प्रसव क्रिया हुई है, इन दोनों के बीच में जितने दिन होंगे वो क्या कहलाएंगे साथियों? गर्भकाल कहलाएंगे। वो काल खंड या वो काल क्या कहलाएगा, या वो काल या वो समय क्या कहलाएगा? गर्भकाल कहलाएगा। गर्भित होने से लेकर ब्याने तक के बीच का समय साथियों क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। हो गया। उसके आगे हम देखते हैं साथियों गाय का गर्भकाल। 281 से 285 दिन लिखते हैं, कहीं 282, कहीं 283, कहीं 204 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। वहाँ ऑप्शन आएंगे, आपको उनमें से एक राइट टिक करना है। कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। अगर 281 दिन आए तो ना तो 285 आएंगे उसके अंदर, और ना 280 आएंगे। 2-3 दिन का गैप रहेगा। उसके बाद में चाहे कितने भी आपको क्या करना है। हम पकड़ते हैं साथियों गाय की तो 281 से 282 या 285 दिन। अब आप याद कैसे करोगे? अब सारे दिन याद थोड़ी रहेंगे आपको, या दिन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आपको ऐसे पकड़ना है, 9 महीने 9 दिन, 9 महीने और 9 दिन। कितने दिन होते हैं साथियों? 281, 282 दिन होते हैं। ठीक है। अब आप ये तो याद कर सकते हो, गाय 9 महीने 9 दिन, भैंस 10 महीने 10 दिन, 360 से 310 दिन होते हैं भैंस में, 10 महीने
या 10 माह 10 दिन, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लिख लेना। 10 माह लिख लेना, 10 महीने लिख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10 मंथ 10 डेज, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में एक भैंस की नस्ल है, कौन सी साथियों? सुरती नस्ल। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। इसका गर्भकाल कितना होता है साथियों? 305 दिन का। कितना होता है साथियों? 305 दिन का गर्भकाल होता है। किसका? तो सुरती नस्ल का। बाकी सभी भैंसों का जो गर्भकाल है साथियों वो 360 से लेकर 310 दिन का होगा। ये भी आपको भाई याद रखना है। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों भेड़ की। भेड़ में कितने दिन होते हैं साथियों? 147 दिन, 5 महीने और माइनस के 5 दिन। कब साथियों? 5 माह माइनस 5 दिन। कितने हो गए साथियों? 147 दिन के आसपास हो गए, ठीक है। वैसे बकरी का याद करना साथियों 5 महीने और प्लस के 5 दिन। यह आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। माइनस आए तो भेड़, प्लस आए तो साथियों बकरी। 5 माह प्लस 5 दिन, ठीक है। ये क्या है आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा। 9 माह 9 दिन गाय, 10 माह 10 दिन भैंस, 5 महीने माइनस के 5 दिन भेड़, 5 महीने प्लस के 5 दिन साथियों बकरी। उसका आगे आया साथियों स्वरी। क्या? स्वरी। स्वरी का गर्भकाल कितना होता है? 114 दिन। अब आपको याद कैसे करोगे? तो याद करना साथियों 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन। कैसे याद करोगे साथियों? 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। कितने दिन आएंगे साथियों? लगभग 114 दिन आएंगे। याद हो जाएगा आसानी से। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। घोड़ी। घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है साथियों? 341 दिन का, यानी कि लगभग 11 महीने या 11 माह और 11 ही दिन। कितने हो गए साथियों? 341 दिन। 11 महीने 11 दिन के अंदर घोड़ी अपना बच्चा दे देती है। गर्भकाल कितना होगा साथियों? 11 माह 11 दिन का, लगभग 341 दिन का होगा भाई। उसके आगे हम देखें साथियों ऊंटनी का, तो 390 से लेकर 410 दिन इनका गर्भकाल होता है, लगभग 13 महीने 13 दिन। कितना होगा साथियों? 13 माह 13 दिन का होगा। ये भी भाई आपको याद रखना है। ऊंटनी का पूछे तो 13 महीने 13 दिन। कुतिया का पूछे साथियों तो 2 माह 1 या 2 दिन। 2 महीने 1 या 2 दिन, लगभग 62 दिन में कुतिया अपने बच्चे दे देती है। खरगोश की बात करें साथियों तो 1 महीना 1 या 2 दिन। अब 1 या 2 दिन क्यों? अब 32 दिन होंगे, कोई महीना 30 का भी हो जाए तो 1 दिन जोड़ो, 2 दिन जोड़ो तो 32 दिन होंगे। कोई महीना 31 का हो तो 32 आ जाएंगे 1 दिन। यह बात है। 1 माह 1 या 2 दिन के अंदर खरगोश अपने बच्चा दे देता है। कुतिया साथियों 2 महीने 1 या 2 दिन में अपने बच्चे दे देती है। उसके आगे साथियों बोझा ढोने के उद्देश्य से बंध्याकरण बुलक कहलाता है। अगर आप बोझा ढोने के उद्देश्य से किसी भी पशु का बंध्याकरण करोगे तो बुलक कहलाएगा, और मांस के उद्देश्य से अगर बंध्याकरण करोगे तो स्टीयर कहलाएगा, ठीक है। अब आपने एक नया शब्द पकड़ा है, बंध्याकरण। अभी आपने शब्द देखा है क्या साथियों? बंध्याकरण। इसके डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं बंध्याकरण कहते किसे हैं। किसी भी पशु की प्रजनन क्षमता को नष्ट करना।
बंध्यकण कहलाता है। कंप्लीट हुआ। अब आपने देखा था साथियों, मांस के उद्देश्य से स्टीयर कहलाता है। अगर आपने किसी गाय या भैंस में मांस के उद्देश्य से बंध्यकरण किया है साथियों, तो स्टीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टीयर। अगर आपने गाय और भैंस में बोझा ढोने के उद्देश्य से बंध्यकरण किया है साथियों, तो बुलक कहलाएगा। उस पशु को क्या कहोगे? बुलक कहोगे। यहां तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन साथियों, कोई भी गाय या पशु, जैसे वो एक तबेले में या कहीं, जैसे गायें गौशाला में रहती है, सारी गायों को एक साथ रखा जाता है। अगर उनमें से कोई गाय मध्य में आई हुई है या गर्भित होने की इच्छुक है, तो उसको पता लगाने के लिए किसी भी सांड का बंध्यकरण कर दिया जाता है और उसको गायों के झुंड के बीच में रखा जाता है। अगर कोई भी गाय जैसे ही मध्य में आएगी, उसका पता लगाने के लिए झुंड में रखे गए उस बंध्यकरण सांड को क्या कहते हैं साथियों? किसी भी झुंड में अगर कोई गाय मध्य में आ गई है, उसका पता लगाने के लिए अगर हम सांड रखते हैं, तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? गाय और भैंस के मांस के उद्देश्य स्टीयर, बुलक, उसे साथियों टीजर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीजर बुल कहा जाता है। ये भाई आपको याद रखना है। टीजर बुल होता क्या है? टीजर बुल जिसे गायों के झुंड के बीच में रखा जाता है, वो कोई भी गाय अगर मध्य में आई हुई है तो उसका पता लगाता है। ये आपको भाई याद रखना है। ठीक है, अब हम जनरल इंफॉर्मेशन में और कुछ सामान्य बातें करें साथियों। आपने मास पढ़ा, आपने गर्भकाल पढ़ा, आपने वैज्ञानिक नाम पढ़े, वैसे ही आप और कुछ थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ लीजिए। गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन नस्ल कौन सी है साथियों? तो याद रखना HF होल्स्टीन फ्रीजियन है। होल्स्टीन फ्रीजियन है। ठीक है, अगर आपको पूछे साथियों देसी गायों में, पहले गायों में पूछा है, अब देसी गायों में पूछा है, फर्क है। गायें, सारी गायें आ गई, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, लेकिन अब आपको स्पेसिफिक पूछ रहा है देसी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल क्या होगी साथियों? कौन सी है? तो याद रखना साहिवाल नस्ल है। कौन सी है? साहिवाल, जिसका ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। कौन सा साथियों? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। अब हम साहिवाल के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल तो है ही, लेकिन इस नस्ल में साथियों सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा उपस्थित किसमें होती है साथियों? दूध में सर्वाधिक
लैक्टोज की मात्रा उपस्थित होती है। साहिवाल नस्ल के अंदर सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा उपस्थित होती है। अब लैक्टोज होती क्या साथियों? दुग्ध शर्करा होती है। अब इस नाम से आपको देखना है लैक्टोज क्या है साथियों? दुग्ध शर्करा है। अब शर्करा से सभी समझ रहे हो, शर्करा क्या होती है? मीठा होता है। मीठापन किस कारण होता है साथियों? चीनी मीठी होती है ना, वो एक शर्करा है। दूध का मीठापन किस कारण होता है? लैक्टोज शर्करा कारण होता है या लैक्टोज कारण होता है। अगर सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है साहिवाल नस्ल के दूध में, तो आपको यह भी याद रखना सबसे मीठा दूध किसका होगा साथियों? साहिवाल नस्ल का होगा। किसका होगा? साहिवाल नस्ल का सबसे मीठा दूध, ये भी आप लिख लेना। अब मीठा हो गया, सर्वाधिक दूध उत्पादन हो गया, और एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वसा की मात्रा देसी गायों में। देसी गायों में सर्वाधिक वसा की मात्रा। दूध में क्या होती है साथियों? सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। कितनी होती है? कोष्टक में लिख लेना, 4.5 से लेकर 6% तक। डन। ये तो थी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? देसी और विदेशी दोनों हो गई। इसके अंदर सारी गायों का समागम आए तो होलिस्टीन फ्रीजियन एचएफ है। अगर आपको देसी गायों में स्पेसिफिक पूछे तो साथियों साहिवाल नस्ल है। अगर आपको साहिवाल नस्ल में और पूछे, जैसे सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा किस गाय के दूध में होती है, तो 4 ऑप्शन आए तो आपको सही करना है साहिवाल। सबसे मीठा दूध साथियों साहिवाल नस्ल का होता है। आपको पूछे देसी गायों में सर्वाधिक वसा की मात्रा, तो साथियों याद रखना है किस में होती है? साहिवाल में होती है। कितनी होती है? 4.5 से लेकर 6% तक। यहां तक कंप्लीट हुआ। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा की मात्रा। किस में होती है साथियों? जर्सी गाय में। कांके, जर्सी, दीप समूह की किस में होती है? जर्सी गाय में। कितनी होती है? 5 से लेकर 5.5%। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके आप आगे पूछे साथियों पहले गायें पूरी कर लेते हैं। अगर आपको पूछे साथियों सर्वोत्तम दुधारू नस्ल या सर्वोत्तम मिल्क ब्रीड कौन सी है, दुधारू नस्ल कौन सी है साथियों, तो याद रखना साहिवाल। अगर आपको पूछे साथियों सर्वोत्तम द्विकाजी ब्रीड या डुअल पर्पज ब्रीड, द्विकाजी नस्ल कौन सी है साथियों, तो याद रखना थारपारकर। अब थारपारकर के आपका दूध उत्पादन होता है साथियों 1600 से लेकर लगभग 2000 लीटर के बीच में। तो आपको दूध उत्पादन की दृष्टि से नहीं देखना, लेकिन ये देखोगे तो ये आपको दुधारू नस्लों में सम्मिलित की हुई मिलेगी। अगर आप इसको दूध उत्पादन की दृष्टि से देखते हो तो किसमें साथियों ये नस्ल दुधारू नस्लों में सम्मिलित की जानी चाहिए, लेकिन इसके जो सांड है या इसके जो बुल हैं वो साथियों बोझा ढोने के उद्देश्य से भी काम में लिए जाते हैं। इस कारण से द्विकाजी नस्ल में सम्मिलित किया जाता है। इस कारण से सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कहा जाता है। उसके आगे हम चर्चा करें सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है साथियों? सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? याद रखना नागौरी नस्ल है। कौन सी है साथियों? नागौरी। कहाँ की है? राजस्थान के नागौर व जोधपुर जिले में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। थारपारकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र इसका ओरिजिन प्लेस है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र। यह भी आपको याद रखना है। उसके आगे हम चर्चा करें साथियों गायों की कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई। अब आपको पूछे
सर्वोत्तम भैंस की दुधारू नस्ल कौन सी साथियों? मुर्रा। अब मुर्रा की कई बातें हैं। इसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई। ये हम जब भैंसों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे, आप इसके बारे में और देखिए। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, दुग्ध उत्पादन नस्ल या दूध उत्पादक नस्ल। अगर आपको पूछे साथियों भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन नस्ल, अब भारत में पूछे चाहे विश्व में पूछे, मुर्रा है। लेकिन आजकल क्या क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया, अब पूछ रहे हैं उत्तरी भारत की। किसकी साथियों? अब पूछ रहे हैं उत्तरी भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल। चाहे आपको उत्तरी भारत की पूछे, चाहे आपको भारत की पूछे, चाहे आपको विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल पूछे साथियों, कौन सी है? भैंसों में मुर्रा नस्ल है। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है भाई, याद रखना। अगर आपको पूछे भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा, भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा किसकी होती है साथियों? भदावरी नस्ल की। किसकी होती है? भदावरी नस्ल में होती है। कितनी होती है? 12.9 से लेकर 14%। कितनी होती है साथियों? 12.9 से लेकर 14% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। यहां तक आप कंप्लीट हुआ। और हम सामान्य जानकारी में कई चीजें पढ़ेंगे। बंदीगण सभी को पता है, देख लिया। गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल देख ली, होलिस्टीन फ्रीजियन है। कौन सी है? सभी गायों में है। देसी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल साथियों साहिवाल है। कौन सी है? दूध उत्पादक नस्ल साहिवाल है। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा साहिवाल में। सबसे मीठा दूध साहिवाल में। सर्वाधिक वसा की मात्रा साहिवाल में। उसके आगे हमने पढ़ा साथियों, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा की मात्रा तो जर्सी गाय में होती है। देसी गायों में तो याद रखना साहिवाल नस्ल में होती है। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल कौन सी है? साहिवाल है। सर्वोत्तम दीवकाजी नस्ल कौन सी है साथियों? थार पार करोगे। अगर आप इसको दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखो तो इसको दुधारू नस्लों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके सांड बोझा ढोने के लिए काम में आते हैं, इस कारण इन्हें दीवकाजी नस्लों में सम्मिलित किया गया। भाई ये भी आपको याद रखना। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी। कौन सी साथियों? नागौरी है। ये भी आपको याद रखना। अब गायों में एक दो चर्चा और रह गई थी बीच में। क्या साथियों? इनकी चाल प्रसिद्ध है की गायों की। तो सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है साथियों? सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल है कांकरेज नस्ल। इसकी चाल बहुत सवाई है, जब चलती है बहुत शानदार। इन दोनों के चलने के बीच में, दोनों के पैरों के जो बीच में गैप रहता है वो बहुत समान रहता है। और जैसे कहते हैं कि भाई जो लड़कियां जैसे कैट वॉक करती है ना, वैसे ही चाल इस कांकरेज गाय की है। एक साथियों चाल और है डुल की चाल। क्या साथियों? डुल की चाल या डुल की चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल
कौन सी है साथियों? नागौरी नस्ल। एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके एग्जाम में आए सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल, अगर वहां पर कांकरेज ऑप्शन में ही ना आए तो आप क्या करोगे? तो साथियों आपको करना है नागौरी। क्या करोगे? नागौरी करोगे। याद रखना भाई, अगर कांकरेज ऑप्शन में ही ना आए तो आप क्या करोगे? नागौरी करोगे। लेकिन अगर दोनों आए तो कांकरेज को प्राथमिकता देनी है। अगर डुलकी चाल पूछे आपको स्पेसिफिक तो साथियों आपको नागौरी गाय करना है। कौन सी करना है? नागौरी गाय करना है। ये तो थी गायों की सामान्य जानकारी। भाई आपको ये बातें याद रखनी। एक गाय की गिर नस्ल है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। गाय की गिर नस्ल, इसका रंग कैसा होता है साथियों? लाल या भूरा व सफेद धब्बे। कई गायों पे होते हैं, कईयों पर नहीं होते हैं। लाल कलर स्पेसिफिक माना जाता है। लेकिन इसके कानों की सबसे अच्छी विशेषता है क्या साथियों? इसके जो कान होते हैं वो पेड़ की पत्ती के समान लटके रहते हैं। कैसे रहते हैं साथियों? गिर गाय के जो कान होते हैं वो पेड़ की पत्ती के समान लटके हुए रहते हैं। अगर गिर गाय के बारे में और चर्चा करें साथियों, इसकी पूंछ लंबी होती है। ये दुधारू नस्ल है। कैसी है साथियों? दुधारू नस्ल है। ठीक है, ये तो थी इसकी मेनली बातें। ठीक है, ये कहां पर पाई जाती है साथियों? इसका ओरिजिन प्लेस देख लो आप, गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल। इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है साथियों? गुजरात काठियावाड़ के गिर जंगल। इसे राजस्थान में रेंडी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है साथियों? इसका वितरण कहाँ पर है राजस्थान में? तो याद रखना, अजमेर व भीलवाड़ा। अब अन्य नामों की चर्चा हो रही है तो हम एक बार कुछ मेनली अन्य नाम देख लेते हैं। रेंडी, अजमेरी, भामान, देसाण और काठियावाड़ी। किस गाय के अन्य नाम है साथियों? तो याद रखना, ये है हमारे गिर गाय के अन्य नाम। अगर आपको पूछे रेंडी के नाम से किस गाय को जाना जाता है तो साथियों याद रखना गिर गाय को। अगर आपको पूछे अजमेरी के नाम से किस गाय को जाना जाता है तो गिर गाय को। बामान पूछे तो गिर गाय, देसाण पूछे साथियों गिर गाय या काठियावाड़ी। एक है साथियों लोला या मुल्तानी के नाम से। लोला या मुल्तानी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? साहिवाल नस्ल को। साहिवाल नस्ल को किस नाम से जाना जाता है साथियों? लोला या मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, सांचौरी या जालोरी गाय के नाम से साथियों कांकरेज को जाना जाता है। सांचौरी या बनियार के नाम से, सॉरी। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, सांचौरी या बनियार के नाम से किसको जाना जाता है? कांकरेज को जाना जाता है। डेजर्ट ब्रीट स्टॉक क्या है साथियों? डेजर्ट ब्रीट स्टॉक। डेजर्ट ब्रीट स्टॉक के नाम से साथियों हरियाणवी नस्ल को जाना जाता है। किसको? हरियाणवी नस्ल को। ये भी आपको याद रखना है। ये तो थी हमारी कुछ सामान्य जानकारियां। इनसे हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे अन्य नामों की बात करें साथियों,
चाहे आप बात करो गर्भकाल की, चाहे आप करो मांस की, चाहे आप ऐसे याद कर लो सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, सबसे कम दूध उत्पादक नस्ल, सब में पूछा जाता है। देसी गायों में कौन सी है, विदेशी गायों में कौन सी है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की थी साथियों, आज हमने चर्चा की थी वैज्ञानिक नामों की। गाय का वैज्ञानिक नाम, देसी अलग और विदेशी अलग। देसी का बोस इंडिकस, विदेशी का बोस टार्सस या टोरस। उसके आगे हमने चर्चा की थी साथियों भैंस के वैज्ञानिक नाम की, बुवेलस बुबेलिस। उसके आगे हमने चर्चा की थी साथियों भेड़ के वैज्ञानिक नाम की, ओविस एरिस। बकरी का केप्रा हिरकस। सुअर का सस डोमेस्टिकस, मुर्गे का गेलस डोमेस्टिकस। उसके आगे हमने चर्चा की थी गधे का इक्वस एसाइनस, घोड़े का इक्वस कैबेलस। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ और दो कुबड़। एक कुबड़ ऊंट में साथियों वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और दो कुबड़ का है कैमेलस बैक्टीरियस। उसके आगे हमने चर्चा की थी कुत्ते के वैज्ञानिक नाम की, तो कैनिस फैमिलरिस। उसके आगे हमने देखा था साथियों गुणसूत्र। गुणसूत्र कहते हैं किससे, एक संतति से दूसरी संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो गुणसूत्रों के कारण होते हैं। स्वर के अंदर 38 होते हैं। भैंसें दो प्रकार की होती है, दलदली और दूसरी है जलीय या नदी। दलदली के अंदर 48, जलीय या नदी के अंदर 50। भेड़ के अंदर साथियों 54 होते हैं। गाय और बकरी के अंदर 60 होते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं साथियों, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं, तो याद रखना साथियों भैंसों को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है। उसके आगे हम चर्चा करें जेट ब्लैक मुर्रा भैंस को कहा जाता है। ब्लैक डायमंड तो भैंसों को कहा जाता है, लेकिन जेट ब्लैक साथियों मुर्रा भैंस को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गधे के अंदर 62 होते हैं। खच्चर के अंदर साथियों क्रोमोसोम संख्या 63 होते हैं, और घोड़े के अंदर 64। यहां तक कंप्लीट हुआ। उसका आगे ऊंट। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ के अंदर 74 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, दो कुबड़ के अंदर 72। और मुर्गे और कुत्ते में साथियों समान होते हैं, कितने, 78 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। उसके आगे हमने देखा था साथियों मांस। किसके मांस को क्या कहेंगे, गाय का मांस बीफ कहलाता है, जबकि गाय का जो बछड़ा होता है उसके मांस को विल कहते हैं। भैंस के मांस को वफन कहते हैं, फ्लैश कहते हैं या करा बीफ कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन या चिवोन कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क या बेकॉन कहते हैं, या सुअर का मांस नमकीनी मांस भी होता है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, मुर्गे का मांस चिकन या सफ़ेद मांस कहलाता है। बाकी सभी का मांस लाल मांस होता है, लेकिन मुर्गे का मांस सफ़ेद मांस होता है। उसके आगे साथियों कुड़क मुर्गे का मांस टेंडर कहलाता है, और ऊँट का मांस रिब कहलाता है, और हिरण का मांस साथियों वेनिसन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेनिसन कहलाता है। उसके आगे हमने देखे थे गर्भकाल। गर्भित होने से लेकर ब्याहने तक का जो समय होता है साथियों वो गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, गर्भकाल कहलाता है। अब गाय का कितना होता है, 9 माह 9 दिन 282 दिन। भैंस का होता है साथियों 360 से लेकर 310 दिन, 10 महीने 10 दिन। भेड़ का होता है साथियों 147 दिन 5 महीने माइनस के 5 दिन। जबकि बकरी का होता है साथियों 151 दिन 5 महीने प्लस के 5 दिन। सूअर की बात करें साथियों तो 114 दिन होता है, 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन। अगर हम उससे आगे चर्चा करें साथियों घोड़ी की, घोड़ी में होता है साथियों 341 दिन 11 महीने 11 दिन। अगर हम ऊँटनी की बात करें साथियों 13 महीने 13 दिन होता है, लगभग 390 से लेकर 410 दिन तक का उसका गर्भकाल होता है। अगर हम कुतिया की बात करें साथियों 62 दिन होते हैं, 2 महीने 1 या 2 दिन। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों खरगोश की, तो खरगोश में होते हैं 32 दिन 1 महीने प्लस का 1 या 2 दिन। ठीक है। अगर आप बंध्याकरण किया हुआ है कोई भी सांड, किसका, गाय और भैंस का, बोझा ढोने के उद्देश्य से अगर हम बंध्याकरण करते हैं किसी भी पशु में तो उसे हम बुलक कहते हैं। अगर हम मांस प्राप्ति के लिए बंध्याकरण करते हैं साथियों तो उसे स्टीयर कहा जाता है। बंध्याकरण होता क्या है, पशु को प्रजनन क्षमता को नष्ट करना बंध्याकरण कहलाता है। उसके बाद में साथियों हमने ये सामान्य जानकारी देखी थी। सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन है। देसी के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल साहिवाल है। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा साहिवाल में, सबसे मीठा दूध साहिवाल का, सर्वाधिक वसा की मात्रा तो साहिवाल की। विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा की मात्रा साथियों जर्सी में होती है। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल पूछे तो साहिवाल है। अगर आपको दीवकाजी नस्ल पूछे तो थार पार करें, लेकिन अगर दूध उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसे दुधारू नस्लों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके सांड जो है साथियों बोझा ढोने के उद्देश्य से काम आते हैं, इस कारण इसे किस में सम्मिलित किया गया है,
द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्लों में सर्वोत्तम भारवाही नस्ल देखें साथियों तो नागौरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है साथियों? नागौरी नस्ल है। सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल देखें साथियों तो कांकरेज है। और ढुल की चाल हेतु अगर हम प्रसिद्ध देखें नस्ल देखें साथियों नागौरी नस्ल है। अगर हम आगे देखें साथियों, गिर गाय के बारे में हमने देखा था, अन्य नाम देखे थे रेंडी, अजमेरी, भामाण, देसाण। किस गाय के अन्य नाम है? तो याद रखना साथियों गिर गाय के। किस गाय के? गिर गाय के। लोला या मुल्तानी साथियों साहिवाल नस्ल को कहा जाता। क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों इसकी चमड़ी एकदम ढीली होती है और लटकी हुई होती है, इस कारण से लोला या मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। सांचौरी या बनियार के नाम से साथियों कांकरेज नस्ल को जानते हैं। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक हरियाणवी नस्ल का नाम, हरियाणवी नस्ल को कहते हैं डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? इसका साथियों कुब्बड़ बहुत सुंदर होता है, सफ़ेद नस्ल, सफ़ेद कलर की ये गाय होती है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी दिखाई देती है खड़ी हुई गाय भी। सर्वोत्तम भैंस की दुधारू नस्ल देखी थी साथियों हमने मुर्रा देखी थी। अगर विश्व में पूछे सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल तो मुर्रा है। उत्तरी भारत में पूछे मुर्रा है, भारत में पूछे दूध उत्पादन के लिए साथियों तो मुर्रा है। अगर आपको भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा पूछे तो साथियों भदावरी नस्ल है। कौन सी है? भदावरी। कितनी वसा पाई जाती है? 12.9 से लेकर 14% तक वसा पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर आप जेट, सीवीटी, ICAR, BHU की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हमारा 29 मार्च से स्टार्ट है। काम पर है साथियों अपेक्स क्लासेज, अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर के अंदर। लॉन्ग ईयर बेंच भी होगा, हमारा टारगेट बेंच होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बेच रहने वाले हैं साथियों। और 11th और 12th फाउंडेशन एग्रीकल्चर के लिए ये क्लास एनिमल हस्बेंड्री की आपके एनिमल अटेंडेंट के लिए, जेट के लिए, ICAR के लिए, BHU के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको आगे ऐसी ही क्लासें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।